नमस्कार। आज हमारे पास रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बहुत ही कह सकते हैं कि बेचैन कर देने वाली कहानी है, अंतिम प्यार। और ये कहानी एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है। हाँ, कि एक महान कलाकृति की असली कीमत क्या होती है? क्या वो सिर्फ रंग, कैनवस और कलाकार के घंटों की मेहनत है? या उसमें कुछ और भी घुलता है? मतलब शायद इंसानियत का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा? ये एक जबरदस्त सवाल है और ये कहानी इसी सवाल की चीर-फाड़ करती है। हम्म। कहानी का जो मुख्य किरदार है नरेंद्र, वो एक नौजवान, कमाल का टैलेंटेड पेंटर है। और हम उसकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उसकी जिंदगी का वो एक मोड़ जहां एक अमर कलाकार बनने की उसकी जिद उसे एक ऐसे दोराहे पर ले आती है। जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं। सही कहा। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम आर्टिस्टिक जीनियस कहते हैं, क्या वो जुनून और पागलपन के बीच की एक बहुत महीन सी लाइन है। और जब कोई कलाकार उस लाइन को पार कर जाता है तो क्या होता है? तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके टकरावों में जरा गहराई से उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत ही एक टकराव से होती है। जगह है आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू का घर। हाँ, जहाँ दोस्तों की एक महफिल लगी हुई है। और वहां पहुंचता है नरेंद्र का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर योगेश बाबू। और वो आते ही शिकायतें शुरू कर देता है। हाँ, और उसकी शिकायत भी बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है कि नरेंद्र को ऐसा लगता है कि पूरे बंगाल में उसके मुकाबले का कोई आर्टिस्ट है ही नहीं। और योगेश का गुस्सा इस बात पर है कि नरेंद्र उसे एक ऐसा आर्टिस्ट मानता है जो सिर्फ पैसों के लिए पेंटिंग बनाता है, किसी ऊंचे आदर्श के लिए नहीं। यहाँ योगेश के किरदार को समझना थोड़ा जरूरी है ना। बिल्कुल। कहानी में एक छोटी सी डिटेल है कि उसने चीन के किसी महान पेंटर की तरह लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, जो उसके चेचक के दागों वाले चेहरे पर कहानी के हिसाब से बिल्कुल नहीं जचते। वही तो ये छोटी सी बात हमें बताती है कि योगेश बाहर से एक आदर्शवादी कलाकार दिखने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर से शायद वो उतना ही इनसिक्योर है। वो एक इमेज बना रहा है। और तभी इस महफिल में नरेंद्र आ जाता है हम्म। और टकराव जो है वो आमने सामने होता है। हाँ, और नरेंद्र बहुत आत्मविश्वास से कहता है, हाँ, मैं तुम्हें पैसों के लिए काम करने वाला चित्रकार ही मानता हूँ, मेरी यही राय है। और फिर वो एक लाइन कहता है जो इस पूरी कहानी की नींव है। बिल्कुल। वो कहता है, मेरी तरह हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। हृदय रक्त पीकर ड्रिंकिंग वन्स ओन हार्ट्स ब्लड। अब ये सिर्फ घमंड नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं आर्टिस्टिक मैनिफेस्टो है। नरेंद्र यहाँ कह रहा है कि सच्ची कला सिर्फ हुनर या स्किल से नहीं बनती। वो पीड़ा से, तकलीफ से जन्म लेती है। हाँ, वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपनी कला का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट मान रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पर क्या ये भी मुमकिन है कि वो अपनी इस पीड़ा को ग्लोरीफाई कर रहा हो? क्या महान कलाकार बनने के लिए दर्द से गुजरना वाकई जरूरी है? या कलाकार अक्सर अपने दर्द को ही अपनी महानता का सबूत मान लेते हैं? सही बात। यही तो इस कहानी का सेंट्रल डिबेट है। और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए उनके प्रोफेसर मनमोहन बाबू एक किस्सा सुनाते हैं। वो नरेंद्र का बचाव करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने देखा कि नरेंद्र के बाईं हाथ की उंगली से खून बह रहा है और वो बड़े आराम से बिना किसी तकलीफ के पेंटिंग किए जा रहा है। और जब उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो नरेंद्र का जवाब था, उंगली काटकर देख रहा था कि खून का असली रंग क्या है। ये सुनने में ही कितना अजीब और भयानक लगता है। भयानक है, लेकिन यहीं पे टैगोर के लिखने की कला दिखती है। वो सीधे सीधे नरेंद्र को जुनूनी या पागल नहीं कहते। वो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर हम खुद इस नतीजे पर पहुंचते हैं। एग्जैक्टली, शोइंग नॉट टेलिंग एट इट्स फाइनेस्ट। और मनमोहन बागू का जो निष्कर्ष है वो कहानी का रुख तय कर देता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, किंतु इसी विक्षिप्तता के ही कारण तो वो एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। उसके गुरु की नजर में ये पागलपन उसकी महानता की कीमत नहीं, बल्कि उसकी शर्त है, अ प्री कंडीशन। हाँ, और यही धुंधली रेखा उसके स्टूडियो से निकलकर उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां उसकी एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिससे वो लगभग कट चुका है। बिल्कुल। उसकी खूबसूरत पत्नी है लीला और एक 4 साल का बेटा, लेकिन उसे अपनी गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हर वक्त अपनी कला में, अपनी दुनिया में खोया रहता है, जैसे कोई सपना देख रहा हो। लेकिन इसी अलगाव के बीच कहानी हमें एक बहुत छोटा लेकिन बेहद जरूरी लम्हा दिखाती है। हाँ, वो मेंढक वाला सीन। सुमियत से कहता है, बाबूजी देखो, हमने एक मेंढक मारा है जो लंगड़ा हो गया है। और वो बच्चा जिद करता है कि बाबूजी,
इस लंगड़े मेंढक को उठाकर उसके घर पहुंचा दें। और नरेंद्र, जो अपनी कला की दुनिया में खोया रहता है, वो उस बच्चे को गोद में उठाता है और हंसते हुए घर ले जाता है। ये सीन बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो एक पिता और बेटे का एक प्यारा सा पल लगता है। प्यारा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी का आप कह सकती हैं मॉरल बेसलाइन सेट करता है। यह हमें दिखाता है कि कलाकार नरेंद्र के अंदर एक पिता और एक इंसान अभी भी जिंदा है। अच्छा। वो एक छोटे से टूटे हुए जीव के लिए हमदर्दी महसूस कर सकता है। ये वो इंसानियत है जिसे वो बाद में दांव पर लगाने वाला है। मतलब ये लम्हा उस तूफान से पहले की शांति है। बिल्कुल, जो हमें बाद में ये याद दिलाएगा कि नरेंद्र ने क्या खोया। और वो तूफान आता है एक आर्ट एग्जीबिशन की शक्ल में। नरेंद्र पर एक अमर चित्र बनाने का दबाव बढ़ता है। उसे अपनी पुरानी सारी पेंटिंग्स, पहाड़, पक्षी, एक लड़की का अधूरा पोर्ट्रेट, सब बच्चों का खेल लगती हैं। उसे कुछ ऐसा बनाना है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। और यहीं से उसका वो रचनात्मक संघर्ष शुरू होता है जिसे हम क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं। लेकिन नरेंद्र के लिए ये सिर्फ आइडिया नहीं आ रहा वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ महान नहीं बना पाया तो उसका पूरा अस्तित्व, उसका सारा त्याग, उसका खुद को सबसे अलग कर लेना, सब बेकार हो जाएगा। उसकी पूरी पहचान दांव पे लगी है। उसकी हताशा इतनी बढ़ जाती है कि वो गुस्से में अपने सिर के बाल नोचता है, बच्चों की तरह रोता है। हाँ, और जब घर का रसोइया उसे खाने के लिए बुलाता है तो वो चिल्ला कर कहता है, मुझे तंग मत करो, मैं नहीं खाऊंगा। वो अपनी कला की तलाश में खुद को ही मिटाने पर तुला है। इस आग में घी डालने का काम करता है उसके प्रोफेसर मनमोहन बाबू का एक खत। वो शायद उसे हिम्मत देने के लिए लिखते हैं, पर उसका असर उल्टा हो जाता है। बिल्कुल, वो लिखते हैं, एग्जीबिशन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। योगेश बाबू ने अपनी पेंटिंग बना ली है। मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की उम्मीद है। तुम अपने गुरु की लाज रख लेना। और इस खत को पढ़कर नरेंद्र पूरी तरह टूट जाता है। उसका अपने आत्मशक्ति पर जो विश्वास था वो हिल जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी अमर कलाकार बनने की महत्वाकांक्षा शायद एक सपना ही रह जाएगी। और ठीक इसी टूटन और हताशा के पल में किस्मत उसे वो आदर्श देती है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी यहाँ से अपने सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंचती है। हाँ, एक सुबह नरेंद्र अपनी चित्रशाला में बैठा है, तभी उसकी पत्नी लीला घबराई हुई आती है। और वो कहती है, अजी बिच्चे को क्या हो गया, आकर देखो, शायद हैजा है। नरेंद्र बेमन से अनमने ढंग से कमरे में जाता है और देखता है कि बच्चा मरने की हालत में है। कहानी का जो ब्यौरा है वो दिल दहला देता है। चेहरा पीला पड़ गया था, बस उसके सीने के पास कोई चीज धक धक कर रही थी। लीला उसे डॉक्टर बुलाने के लिए भेजती है। नरेंद्र घर से बाहर निकलता है और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो अकल्पनीय है। वो दरवाजे पर बाहर से जंजीर लगा देता है। अंदर से लीला की हैरान आवाज आती है, ये क्या? ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस एक पल में वो पिता से एक ऑब्जर्वर बन जाता है, एक दर्शक। वो अपनी चित्रशाला में जाकर बैठ जाता है। उसके मन में एक कश्मकश चलती है, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर नहीं मिलेगा, पर वो तो मेरा बेटा है। एक तरफ एक कलाकार को एक कच्चा, भावनाओं से भरा हुआ सब्जेक्ट दिख रहा है, और दूसरी तरफ एक पिता का फर्ज है। और हम जानते हैं कि वो क्या चुनेगा। और फिर अंदर से उसकी पत्नी की दिल चीर देने वाली चीख सुनाई देती है, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? नरेंद्र समझ जाता है कि बच्चा मर चुका है, और वो शोक नहीं मनाता। नहीं, वो मन में कहता है, भगवान तुम गवाह हो, मेरा कोई दोष नहीं। ये लाइन बहुत चिलिंग है। बहुत। वो खुद को समझाने की, खुद को बरी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कह रहा हो कि ये मैंने नहीं किया, ये तो कला के लिए हुआ, एक महान उद्देश्य के लिए हुआ। और ये कहकर वो फौरन अपनी तूली का रंग और कागज उठाता है और उस कमरे की खिड़की के पास पहुंच जाता है जहां ये सब हो रहा है। और जो दृश्य वो देखता है और जिसे वो पेंट करना शुरू करता है। माँ कमरे में जमीन पर लौट रही थी, बच्चे की लाश को अपने सीने से चिपकाए हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें फटी की फटी, और वो बच्चे के बेजान होठों को बार बार चूम रही थी। कहानी में लिखा है कि नरेंद्र की हालत ऐसी थी जैसे उसकी दोनों आंखों में किसी ने गरम सलाखें छुबो दी हों। लेकिन वो उस असहनीय दर्द को दबाकर उस त्रासदी को कैनवस पर उतारने लगता है। एक कलाकार के रूप में उसने अपना विषय पा लिया था, और एक इंसान के रूप में शायद उसने खुद को हमेशा के लिए खो दिया था। और फिर उसकी पत्नी लीला उसे देख लेती है। हाँ, और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है और बस इतना ही कह पाती है, ये क्या चित्र बना रहे हो? एक कलाकार की जीत और एक इंसान की हार का इससे बड़ा, इससे ज्यादा क्रूर सबूत और क्या हो सकता है? बिल्कुल।
कहानी का अंत हमें प्रदर्शनी में ले जाता है। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो नरेंद्र की आंखें खून की तरह लाल हैं। और वो एक ठहाका मारकर हंसता है और अपने चित्र की ओर इशारा करके कहता है, डॉक्टर डॉक्टर, मैं अमर हो गया। वो पागल हो चुका है। हाँ। प्रदर्शनी में एक ही पेंटिंग पे दर्शकों की भीड़ लगी है। एक छोटा और अधूरा सा चित्र जिसका नाम है अंतिम प्यार, द लास्ट लव। और उस चित्र में ऐसा क्या था? कहानी बताती है शोक और चिंता में डूबे माँ के चेहरे, आंखों और शरीर में चित्रकार की तूलिका ने एक ऐसी बारीक और दर्दनाक तस्वीर खींची थी कि जो देखता उसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते। उस चित्र में दर्द इतना असली था, इतना जीवंत था कि वो देखने वालों को रुला देता था। और नरेंद्र की कलात्मक जीत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट उसे अपने दुश्मन से मिलता है। योगेश बाबू से। हाँ, योगेश बाबू से। वो चित्र को देखकर कहता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नरेंद्र को अपना गुरु बना लेता। तो कला की दुनिया में नरेंद्र जीत गया। उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था। सबने चित्र की तारीफ की। लेकिन कहानी अपने आखिरी वाक्यों में हमें उस कला की असली कीमत याद दिलाती है। हाँ, कहानी का अंत इन शब्दों से होता है, परंतु किसी को भी मालूम ना हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मूल्य क्या है जिसने इस चित्र को चित्रित किया है। और फिर किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को धूल में मिलाकर रक्त से इस चित्र को रंगा है, उसकी यह दशा किसी को भी ज्ञात न हो सकी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी कला के बारे में एक बहुत असुविधाजनक सच बताती है कि कला की रचना एक गहरा, निजी और अक्सर एक बहुत ही दर्दनाक सफर होता है। नरेंद्र ने कला के जरिए अमरता तो हासिल कर ली, लेकिन एक पति और एक पिता के रूप में वो हमेशा के लिए हार गया। उसने अपनी कला के लिए अपनी मानवता की बलि चढ़ा दी। बिल्कुल। ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि आर्ट शुड कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टर्ब द कंफर्टेबल। सही है। पर क्या हो जब कला को बनाने वाला ही इतना डिस्टर्ब्ड हो कि वो अपने आसपास के लोगों को कंफर्ट देने के बजाय तबाह कर दे? और ये कहानी सिर्फ नरेंद्र के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है, मतलब ऑडियंस के बारे में। अच्छा, कैसे? हम एक महान कलाकृति देखते हैं और उसकी सुंदरता में खो जाते हैं। हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि उसे बनाने की प्रक्रिया में क्या-क्या कुर्बान हुआ होगा। हाँ, ये बात तो है। कहानी हमें मजबूर करती है कि हम कला के उस चमचमाते पर्दे के पीछे की अंधेरी हकीकत को भी देखें। और यही आज का हमारा आखिरी विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि जब हम किसी मास्टरपीस को देखते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई फिल्म हो या संगीत का कोई टुकड़ा, और हमें पता चलता है कि वो क्रूरता या शोषण से पैदा हुआ है, तो एक दर्शक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या रचना की सुंदरता उसकी पैदाइश की बदसूरती को माफ कर देती है? टैगोर इसका कोई आसान जवाब नहीं देते हैं। और शायद कोई आसान जवाब है भी नहीं।